जिन्होंने इस लास्ट पार्ट रात का वक़्त था, उसने कहा देखिए मुझे पानी पसंद नहीं है इसलिए प्लीज़ मुझे किनारे पर मत ले जाइए। उसकी बातों पर अवयव ने नॉर्मल टोन में कहा मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए अब चुप रहो। इस पर ख्वाहिश ने मुँह बंद कर लिया और मुँह फुलाकर उसे ही घूरने लगी। अवयव आगे बढ़ा है था कि आसमान से एक हॉट एयर बैलून उसके सामने आकर उतर गया। ख्वाहिश की नज़र अभी उधर नहीं थी, वो बस अवयव को ही देख रही थी। तभी अवयव ख्वाहिश को लेकर उस हॉट एयर बैलून पर चढ़ गया और एक बार फिर बैलून धीरे-धीरे आसमान की ओर उड़ने लगा। अचानक ख्वाहिश को फ़ील हुआ कि अवयव खड़ा है लेकिन फिर भी वो लोग मूव कर रहे हैं। उसने झट से इधर-उधर देखा तो हैरान रह गई, ऊपर देखा तो समझते देर नहीं लगी कि वो इस वक़्त हॉट एयर बैलून में है। अवयव ने अब उसे बास्केट में खड़ा कर दिया। ख्वाहिश गोल-गोल घूमते हुए कभी ऊपर आसमान को देखती तो कभी नीचे छूटती जा रही ज़मीन को और समुद्र को। फिर उसने जल्दी से अवयव की ओर देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी अवयव ने आगे बढ़कर उसके होठों पर उँगली रख दी और गहरी आवाज़ में बोला, आज तक तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही सुनती आई हो, आज एक आखिरी बार फिर से मेरी सुन लो। वादा करता हूँ आज के बाद से पूरी ज़िंदगी तुम जो कहोगी मैं चुपचाप सुनता जाऊँगा। अवयव की बात सुनकर ख्वाहिश खामोश हो गई और आँखों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लिए उसे देखने लगी। अवयव ने धीरे से उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए अपनी बात कंटिन्यू की और उसकी आँखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ख्वाहिश कि लोग अपने पार्टनर को प्रपोज़ कैसे करते हैं, इसलिए मुझे बातों को घुमा-फिरा कर करना नहीं आता। मैं तुमसे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, तुम मुझे बेहद पसंद हो। मुझे नहीं पता कब से, लेकिन अगर तुम्हारे डैड की बात मानूँ तो शायद पहली नज़र से ही तुम मेरे दिल में बस चुकी थी। बस मैं ये समझ नहीं पा रहा था, इतना ज़रूर समझ गया था कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। इसीलिए मैंने जो भी किया सिर्फ़ इसलिए कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूँ। ये कहते हुए अवयव खामोश हो गया। ख्वाहिश चुपचाप उसे देखती रही और उसकी बात सुनती रही। तब तक वे दोनों ज़मीन से काफ़ी ऊपर बादलों के बीच आ चुके थे। तभी एक छोटा-सा बादल उनके करीब से गुज़रा। उसे देखकर ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर परफेक्ट देखिए क्लाउड्स। उसकी बात सुनकर अवयव की आँखें छोटी हो गई और उसने झटके से ख्वाहिश को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए पॉजिटिव आवाज़ में कहा, ख्वाहिश हम आसमान में है तो जाहिर है यहाँ बादल होंगे, लेकिन तुम्हारी नज़र उन पर नहीं मुझ पर होनी चाहिए। क्या तुमने सुना मैंने तुमसे क्या-क्या कहा? ये सुनकर ख्वाहिश का मुँह बन गया। फिर उसने अवयव के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अब जो भी कह रहे हैं मुझे सब पता है। अगर आप कुछ नई बात कहेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगी, वरना ऐसी बातें सुनकर मैं बोर हो चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर अवयव एक पल खामोश रहा। फिर अगले ही पल उसने ख्वाहिश को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हो गया। ख्वाहिश हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अवयव ने अपनी दोनों बाहें फैलाई और पूरी ताकत से चिल्लाते बोला, आई लव यू ख्वाहिश, आई लव यू सो मच, आई एम डाइंग फॉर यू, प्लीज से यू आई माइंड टू। ये कहते हुए वो जवाब की उम्मीद में ख्वाहिश को देखने लगा। उसकी आवाज़ खुले आसमान में गूंज गई, मानो सारे बादल भी ठहर गए हो और ख्वाहिश की जवाब का इंतज़ार कर रहे हो। वो पूरी तरह से शॉक हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे ये पता नहीं था कि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन अभी इस तरह से इजहार करेगा उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल अपने ख़यालों को झिटकते हुए ख्वाहिश दौड़कर अवयूद के करीब गई और उसे सीने से लगाते हुए बेहद एक्साइटमेंट के साथ बोली, ऑफ कोर्स मिस्टर परफेक्ट, ऑफ कोर्स आई एम टोटली योर्स एंड आई टू लव यू सो मच, सो मच मिस्टर परफेक्ट। ख्वाहिश का ये जवाब सुनकर अवयूद ने उसे और कसकर सीने से लगा लिया। दोनों की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। तभी अचानक से आसमान में फायर क्रैकर्स चलने लगे। आवाज़ सुनकर ख्वाहिश अवयूद से अलग हुई और पीछे मुड़कर उन फायर क्रैकर्स को देखने लगी। तभी एक बार फिर अवयव ने उसे बैक हग करते हुए उसकी नेक पर किस किया और गहरी आवाज में पूछा, वुड यू बी हैप्पी टू बी माई वाइफ। यही सेम लाइन उन फायर क्रैकर से आसमान पर लिखी हुई थी। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें खुशी से छलक उठी और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हो रही है। फिर वो घूम कर अवयव की ओर आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए प्यार से बोली, बिकॉज़ आई लव यू। ये कहते हुए ख्वाहिश ने अभियूद के होठों को चूम लिया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। फिर ख्वाहिश ने उसकी बातें को चूमते हुए कहा, ज़रूर मैंने मेरी पिछली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, तभी मुझे आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। इसके बाद उसने आगे बढ़कर अभियूद के गालों को चूमते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा मोमेंट देने के लिए। फिर उसने उसकी दूसरी गाल को किस करते हुए कहा,
थैंक यू फॉर एवरीथिंग ये कहते हुए प्यार से उसे देखने लगी। अवयुद आंखें बंद किए हुए था, शायद उसकी अगली किस का इंतजार कर रहा था। जब कुछ फील नहीं हुआ तो उसने जल्दी से आंखें खोली और ख्वाहिश को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। खुद को इस तरह देखते देख अवयुद ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम रुक क्यों गई? ये सुनकर ख्वाहिश हड़बड़ा गई और नासमझी में बोल पड़ी, मैं चल ही कब रही थी, मैं तो कब से रुकी हुई हूँ। उसके इस जवाब से अवयुद स्पीचलेस हो गया, लेकिन फिर उसने ख्वाहिश को अपने करीब खींचते हुए तिरछे स्माइल के साथ कहा, अब तुम रुकी ही रहना, क्योंकि जब मैं चलना शुरू करूँगा। अभी ख्वाहिश उसकी बात समझ ही पाती उससे पहले ही अबीर ने अपना चेहरा उसकी नेक पर रख दिया और मदहोशी में उसे किस करने लगा। ये फ़ील करते ही ख्वाहिश उसकी बात का मतलब समझ गई। उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके हाथ अवयव की गर्दन और बालों में चले गए। आँखें बंद करके वो उसे पूरी तरह फ़ील करने लगी और इसी तरह वो रात बीत गई। अगली सुबह से गाय का दिन था। पूरा पैलेस बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिससे वो और भी शानदार लग रहा था। चारों तरफ काफ़ी चहल-पहल थी। देश दुनिया भर के जाने-माने बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन, अभिनेत्री, अभिनेता और कई बड़ी-बड़ी हस्तियाँ वहाँ पहुँच चुकी थी। मीडिया वालों को भी अलाउ किया गया था। हर तरफ सब कुछ रेडी था। बाहर के गार्डन को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जहाँ 3 बड़े और शानदार सोफ़े लगाए गए थे, जिन पर तीनों कपल्स बैठने वाले थे। अब तक घर के सारे लोग रेडी होकर गार्डन में आ चुके थे। इंतज़ार बस लड़कों और लड़कियों का था। तभी सारी मीडिया और कैमरामैन अचानक से पैलेस के एंट्रेंस गेट की ओर दौड़ गए, जिन्हें देखकर बाकी मेहमानों की नज़र भी उधर चली गई। जहाँ सबसे आगे अस्तित्व और मानवी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। मानवी ने स्टाइलिश लाइट पिंक कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। वहीं अस्तित्व ने भी उसी से मैच करता हुआ ब्रांडेड और स्टाइलिश कुर्ता पजामा पहन रखा था। दोनों सगाई के लिए तैयार थे और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कुछ पोज देने के बाद वो दोनों आगे बढ़े। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचे, प्रतिभा जी ने जल्दी से आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए मानवी का माथा चूम लिया और उसकी नज़र उतारते बोले, हाय मेरी बच्ची, आज तो तू इतनी प्यारी लग रही है कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। कहते हुए वो मानवी के चेहरे को प्यार से निहारने लगी। तभी अस्तित्व ने झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहा, वाह मॉम, मैंने तो सुना था शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी मॉम ही बदल गए। इस पर प्रतिभा जी मुस्कुराई और मानवी को कंधे से पकड़ते बोली, अगर बहू इतनी प्यारी हो तो बेटे को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। ये कहते हुए वो मानवी को लेकर सोफे की ओर बढ़ गई। अस्तित्व का मुंह बन गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वो भी उनके साथ चल दिया। उधर मानवी की फैमिली ये सब देखकर बहुत खुश थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि प्रतिभा जी मानवी को अभी से ही इतना प्यार दे रही थी। वही वापस एंट्रेंस की ओर प्रतीक और अंजलि एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। प्रतीक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, जबकि अंजलि का चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, क्योंकि आज उसे चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से पूरे टाइम प्रतीक उसके साथ ही रहा। उसका मन तो अब भी यही था कि वो अंजलि को गोद में उठाकर गार्डन तक ले जाए, लेकिन अंजलि ने साफ मना कर दिया था। खुद को बेहतर फील करती देख प्रतीक ने उसकी बात मान ली। प्रतीक ने स्काई ब्लू कलर का स्टाइलिश कुर्ता पजामा पहन रखा था और उसी से मैचिंग अंजलि ने फुल स्लीव खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, जो नेक को भी पूरा कवर कर रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो था और वे दोनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। मीडिया वाले लगातार उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहे थे। गार्डन में मौजूद अंजलि के पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर उनका दिल भर आया था। फोटो सेशन के बाद प्रतीक और अंजलि भी जाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तभी एक बार फिर सबकी निगाहें एंट्रेंस की ओर टिक गई और इस बार जो नज़ारा सामने आया उसने सबको रोक दिया। अवयुद इमोशनलेस चेहरे के साथ मजबूती से ख्वाहिश का हाथ पकड़े खड़ा था। अवयुद ने ब्लैक कलर की बेहद ब्रांडेड हैंडमेड शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें डायमंड बटन लगे हुए थे। शेरवानी की स्लीव्स ऊपर चढ़ी हुई थी और चेहरे पर फुल एटीट्यूड लिए उसका ऑरा वहाँ मौजूद सभी से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। वही ख्वाहिश ने ब्लैक और सिल्वर मिक्स बेहद खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, जिसके साथ उसने डायमंड ज्वेलरी कैरी की थी। उसके लंबे बाल पूरे खुले हुए थे। आगे से फ्रेंच चोटी बनाकर पीछे हल्का सा पिन अप किया गया था, जिसमें डायमंड क्लिप लगी हुई थी। लाइट मेकअप में ख्वाहिश वहाँ मौजूद हर लड़की से कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ झलक रही थी। इसी वजह से उसकी पकड़ अवयोध के हाथ पर और भी कस गई थी। मीडिया वाले उसकी ज़्यादा तस्वीरें खींच पाते उससे पहले ही अवयोध ने गार्डन में मौजूद पार्थ की ओर घूर कर देखा। पार्थ तुरंत समझ गया और मीडिया को वहीं रोक दिया। फिर अवयोध ख्वाहिश का हाथ थामे उसे लेकर सोफे की ओर बढ़ गया। तभी जया जी, उमा जी और प्रतिभा जी तीनों आकर अपनी अपनी बहुओं के पास खड़ी हो गई। सामने बैठे पंडित जी ने तीनों जोड़ों के सामने से गाय की रस्में शुरू कर दी। सबसे पहले टीका की रस्म आरंभ हुई,
फिर कुछ मंत्रोच्चारण के बाद तीनों कपल्स ने अपने अपने पार्टनर के साथ रिंग एक्सचेंज किए। चारों तरफ तेज वोटिंग होने लगी और मीडिया वाले इस खास पल को लगातार कैद करने लगे। थोड़ी देर बाद सारा फंक्शन खत्म हुआ और मेहमानों को विदा करने के बाद सारी फैमिली काफ़ी थक चुकी थी, जिस वजह से सब खा पी कर आराम करने चले गए। अगली सुबह हल्दी का दिन था। आज पूरा पैलेस और गार्डन येलो और रेड थीम में डेकोरेट किया गया था। गार्डन में तीन बड़े बड़े पीतल के थाल रखे थे और उन पर दो दो चौकियाँ रखी गई थी, जिन पर सारे कपल्स बैठने वाले थे। आज घरवालों ने भी येलो और रेड मिक्स कपड़े पहन रखे थे। हल्दी का मुहूर्त होते ही सबसे पहले अवयव प्रतीक और अस्तित्व आकर एक-एक चौकी पर बैठ गए। तीनों ने येलो कलर का कुर्ता और रेड कलर का पजामा पहन रखा था, जिसमें तीनों बेहद शानदार लग रहे थे। पंडित जी की उनके साथ हल्दी की रस्म की, फिर उनकी दुल्हनों को बुलाया गया। जो हल्दी पहले लड़कों को लगी थी, वही अब उनकी होने वाली बीवियों को लगने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि कोई और ख्वाहिश अंजलि और मानवी को हल्दी लगाए, अवयोध ने शरारत करते हुए अपने चेहरे से ख्वाहिश के चेहरे को सटाकर उसे हल्दी लगा दी। ऐसा करते ही ख्वाहिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके बाद प्रतीक ने अंजलि को और अस्तित्व ने मानवी को उसी तरह हल्दी लगाई। उनके इस अंदाज से तीनों लड़कियां बेहद खुश हो गई और वहां मौजूद बाकी लोग भी मुस्कुरा उठे। इसके बाद सभी लोगों ने तीनों कपल्स को हल्दी लगाई। फिर तो हल्दी की मस्ती शुरू हो गई और पूरे ग्राउंड में हल्दी की होली खेली जाने लगी। ढेर सारी मस्ती के साथ वो दिन भी बीत गए। इतनी मस्ती के बाद सब लोग काफ़ी थक गए थे, इसीलिए आराम करने चले गए, क्योंकि अगले दिन मेहंदी और संगीत होने वाला था, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, इसीलिए सब अच्छी नींद लेने चले गए। मेहंदी और संगीत के दिन पूरा पैलेस ग्रीन, चमकीले, फैंसी कपड़ों, सफ़ेद गुलाब के फूलों और आर्टिफ़िशियल पत्तियों और बेलों से डेकोरेट किया गया था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। मेहंदी और संगीत का फंक्शन गार्डन में रखा गया था, इसीलिए सारी तैयारियाँ वहीं की गई थी। साइड मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, दूसरी साइड डांस फ्लोर और एक साइड खाने-पीने का इंतज़ाम था। बीच में बड़े-बड़े सोफ़े लगाए गए थे, जिन पर ब्राइड्स बैठकर मेहंदी लगवाने वाली थी। आज सब लोगों ने ग्रीन और व्हाइट ड्रेस कोड फ़ॉलो किया था। लेडीज़ ने ग्रीन साड़ी या लहंगा पहना था और जेंट्स ने व्हाइट कुर्ता-पजामा। अब तक सारे लोग गार्डन में इकट्ठा हो चुके थे, तभी एक साथ अवयव, प्रतीक और अस्तित्व गार्डन में एंट्री करते हैं। तीनों ने व्हाइट कलर का फॉर्मल पैंट और हाफ शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो तीनों बेहद हैंडसम लग रहे थे और आते ही ड्रिंक काउंटर की ओर चले गए। तभी गार्डन में मानवी, अंजलि और ख्वाहिश की एंट्री हुई। मानवी ने बेहद खूबसूरत ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसी के हिसाब से मेकअप किया था, जिसमें उसका फिगर काफ़ी कमाल और अट्रैक्टिव लग रहा था। अंजलि ने ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहन रखा था और उसके अनुसार मेकअप था, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। वहीं ख्वाहिश ने ग्रीन कलर का स्लीवलेस बेहद खूबसूरत शरारा सूट पहन रखा था, जिसमें वो सबसे ज़्यादा अलग और एलिगेंट लग रही थी। उसका मेकअप और हेयर स्टाइल इतना परफेक्ट था कि ओवरऑल उसका लुक एक प्रीटी डॉल जैसा लग रहा था। ख्वाहिश के बगल में अदम में उसका हाथ थामे हुए था और अयान्सी, अंजलि और मानवी के साथ चल रही थी। इसी अंदाज में तीनों लड़कियां गार्डन में आगे बढ़ी। गार्डन के बीचों बीच लगे सोफों की और तीनों आई और अपनी अपनी जगह बैठ गई। अयान्सी भी उनके पास ही बैठ गई, जबकि अदम में वहां से ड्रिंक एरिया की तरफ चला गया। इधर अंजलि, मानवी और ख्वाहिश तीनों अलग अलग सोफों पर बैठी थी। तब भी जया जी, उमा जी, प्रतिभा जी और पार्वती जी बारी-बारी से उनके पास आई। मुस्कुराते हुए तीनों की नज़र उतारी और उनके सिर के ऊपर नोटों की गड्डियाँ घुमाकर नौकरों में बाँट दी। इसके बाद मेहंदी का कार्यक्रम शुरू हुआ। तीनों के लिए अलग-अलग मेहंदी आर्टिस्ट आई थी, जो बड़े प्यार से उनके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। तभी अयान्सी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए मुस्कुराकर तेज़ आवाज़ में कहा, "अब जब मेरी दीदियाँ मेहंदी लिखवा रही है, तब तक बाकी सब लोग इन्हें एंटरटेन क्यों ना करें?" उसकी बात सुनते ही मेहमानों ने ज़ोरदार होटिंग की और फिर गानों का शोर शुरू हो गया। बड़े लोग अपनी-अपनी वाइब्स के साथ जोश और मस्ती में डांस करने लगे। जया जी, उमा जी और श्रद्धा जी ने भी खूब डांस किया और माहौल पूरी तरह खुशियों से भर गया। प्रतिभा जी थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन अंजलि के डैड ने दोस्त बनकर उनका हाथ थामा और उनके साथ डांस किया, जिससे उनका मन हल्का हो गया। बड़ों का डांस खत्म होते-होते सब थक चुके थे, इसलिए उन्होंने डांस से मना कर दिया और सोफे पर बैठकर ड्रिंक और स्नैक्स एंजॉय करने लगे। अयान्सी जो पूरे फंक्शन को होस्ट कर रही थी, वो भी काफ़ी थक गई थी। उसने डीजे को गाने बजाने के लिए कहकर खुद वहाँ से जाने का सोचा ही था कि अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अयान्सी सीधे उस इंसान के सीने से टकरा गई और चौंक उठी, लेकिन अगले ही पल समझ गई कि वो अदम्य है। सबके सामने ऐसा होते ही अयान्सी शर्मा गई और अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, "आदि, ये क्या कर रहे हो? सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में?" इस पर अदम्य ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, "उन्हें जो सोचना है सोचने दो। तुम ये सोचो कि डांस में मेरा साथ कैसे दोगी?" ये कहकर उसने शरारती अंदाज में आई विंक किया। अयान्सी शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अदम्य ने
डांस का नाम लिया है, तभी अदम्य ने डीजे को इशारा किया और म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए सभी एक तरफ हो गए और ख्वाहिश तक वोटिंग करने लगी। माहौल इतना एक्साइटिंग हो गया कि अयान से भी परफॉर्म में आ गई। गाना बजते ही अदम्य ने उसकी खुली कमर पर हाथ रखते हुए डांस शुरू किया। गाना खत्म होते ही चारों तरफ दो जोरदार तालियां गूंज उठी। अयान से शर्माते हुए ख्वाहिश अंजलि और मानवी के पास जाकर बैठ गई। तब तक पैलेस के अंदर काफ़ी रात हो चुकी थी, सभी लोग खाना-पीना करके जा चुके थे। लड़कियों के हाथ-पाँव में मेहंदी लगी थी, इसलिए उनके पार्टनर से उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उन्हें उनके रूम तक छोड़ने भी वही गए। अगले सुबह कोई ख़ास फंक्शन नहीं था, इसीलिए बड़े लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। वहीं वेडिंग प्लानर्स ने सभी कपल्स के लिए प्री वेडिंग शूट ऑर्गेनाइज़ किया था, जो समुद्र के किनारे होने वाला था। उस जगह को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। अब युद्ध, प्रतीक और अस्तित्व तैयार होकर शूटिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें इंतज़ार था तो सिर्फ अपने-अपने पार्टनर्स का। तीनों का शूट अलग-अलग एरिया में होने वाला था। पहले डेस्टिनेशन पर अस्तित्व पहुंच चुका था और पर्पल कलर की सैटिन शॉर्ट पहने वो अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा था। उसने पर्पल कलर की सैटिन शॉर्ट पहन रखी थी और उसके साथ ब्लैक कलर का पैंट जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी मानवी ओपन कलर का फ्लोर लेंथ फ्लाई गाउन पहने बड़े ही अदा से चलते हुए उसके पास आए। उसे देखते ही अस्तित्व बस देखता ही रह गया। मानवी इस वक्त बेहद प्रीटी लग रही थी। इसी के साथ उनका शूट शुरू हो गया। दूसरी ओर प्रतीक ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी और वो कैमरा पर्सन से कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी पीछे से आती अंजलि पर उसकी नज़र पड़ गई। अंजलि ने ब्लैक कलर का फेस कट लहंगा पहन रखा था जिसमें उसका फिगर बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। स्मोकी आई मेकअप और कानों में डायमंड इयररिंग्स के साथ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि प्रतीक खुद को रोक नहीं पाया और तेज कदमों से उसके करीब खींचा गया। उसी के साथ उनकी शूटिंग भी शुरू हो गई। वहीं आखिरी छोर पर बने शूटिंग एरिया में अवधूत समुद्र के किनारे खड़ा दूर तक पानी को गहराई से देख रहा था। उसने वाइट ट्राउज़र, पैंट और रेड सिल्क शर्ट पहन रखी थी, जिसकी स्लीव फोल्ड थी और सामने के कुछ बटन खुले हुए थे। वो बेहद परफेक्ट लग रही थी। तभी उसे अपने सीने पर 2 छोटे-छोटे सफ़ेद हाथ महसूस हुए। उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। उसने उन हाथों को पकड़कर चूमते हुए पूछा, "आर यू रेडी स्ट्रॉबेरी?" इसके जवाब में पीछे खड़ी ख्वाहिश ने शर्माते हुए हल्की आवाज़ में हामी भरी। ये सुनकर अवयव ने उसके हाथ अपने सीने से हटाए 2 कदम आगे गया और फिर पीछे पलटा। जैसे ही उसकी नज़र ख्वाहिश पर पड़ी, वो तो मानो सांस लेना ही भूल गया। ख्वाहिश ने सुर्ख लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहन रखी थी जिसका स्लीवलेस ब्लैकलेस ब्लाउज 2 डोरियों से टिका हुआ था। साड़ी ओपन पल्ले में थी। उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, सिर्फ एक हाथ में कांच की सादी चूड़ियाँ थी। मेकअप में आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड न्यूड लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी, थे बाल खुले हुए एक कंधे पर पड़े थे। वो बेहद सुंदर और बोल्ड लग रही थी, लेकिन पलकें झुकाए नर्वस खड़ी थी। अवयव उसे बेहद इंटरेस्ट नज़रों से देख रहा था। फिर वो आगे बढ़ा, ख्वाहिश को कमर से थाम लिया और गहरी आवाज़ में बोला, आज तो तुम सच में पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी लग रही हो। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश का चेहरा और लाल हो गया। वो नज़रें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसकी नर्वसनेस समझते हुए अवयव के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने चेहरे को अपने हाथों में लेकर ऊपर किया और आंखों में देखते बोला, डोंट वरी, बस थोड़ी-सी ही बात है, बाकी सब के लिए मैं इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल की क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो जस्ट कोऑपरेट विद मी। ये कहते हुए उसने ख्वाहिश के होठों पर एक लंबा किस किया। ख्वाहिश की आँखें बंद हो गई और उसकी पकड़ अवयुत की शर्ट पर कस गई। कुछ पल बाद वो उससे अलग हुआ और कैमरा पर्सन को बुला लिया। इसके बाद दोनों की शूटिंग भी पूरी हो गई। उन दोनों की भी शूटिंग कंप्लीट हुई। ये सारा कुछ लगभग शाम तक चला। उसके बाद सब काफ़ी थक गए थे, तो सब लोगों ने फैमिली के साथ डिनर एन्जॉय किया। वहीं उनके पीछे से अदम्य और अयान्सी ने रात के लिए बैचलर्स पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, जिसमें सिर्फ बैचलर्स ही शामिल थे। ये पार्टी टेरेस पर ऑर्गेनाइज थी, जिस वजह से बड़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब अपने-अपने कमरे में जाकर सो गए। वहीं इस पार्टी में सारी लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था। वहीं लड़कों के पास तो ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं, लेकिन फिर भी वो हर बार की तरह वो सारी लड़कियों से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और ये बात लड़कियों ने आज खुद एडमिट की थी। फिर देर रात तक सभी ने पार्टी एन्जॉय किया और उसके बाद सब सोने चले गए, क्योंकि फाइनली कल शादी का दिन था, जिसके लिए नींद लेना भी ज़्यादा ज़रूरी था। आज की सुबह काफ़ी खुशनुमा माहौल लेकर आई थी सबकी ज़िंदगी में। चारों तरफ सुबह से ही धूम मची हुई थी। पार्वती जी, सिद्धार्थ जी और प्रतिभा जी, तीनों ने तो आज कंपटीशन किया हुआ था सुबह से कौन कितना ज़्यादा खुश है, और अपनी खुशी दिखाने के लिए आज सुबह से ही वो लोग पैसे लुटाए जा रहे थे, मतलब दान कर रहे थे। आज सुबह उठने से ही सबसे पहली रस्म यही हुआ कि सबसे पहले प्रत्येक
अवयव और अस्तित्व अपने-अपने पार्टनर के साथ करीबों मैदान बनने का काम करेंगे, जो कि उन लोगों ने भर-भर के किया। उसके बाद ख्वाहिश, अंजलि और मानवी तीनों एक कॉमन रूम में आई, जो कि ड्रेसिंग रूम था, क्योंकि तीनों एक साथ ही हर फंक्शन के लिए रेडी हो रही थी। अब अगली रस्म थी, एक खानदानी पूजा, जिसके लिए तीनों ने ही मैरून कलर की सिंपल और सोबर साड़ी पहनी और सिंपल में ही तीनों नीचे आए। फिर जया जी, उमा जी आगे आई और इन तीनों को लेकर वहाँ के मौजूद मंदिर में लेकर चली गई, जहाँ पर पंडित जी पहले से ही पूजा की सारी तैयारियाँ कर चुके थे। उसके बाद उन तीनों ने ही विधि-विधान से उस पूजा को पूरा किया। पूजा काफ़ी देर तक चली, जिस वजह से बैठे-बैठे तीनों काफ़ी थक गई थी और तीनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो पूजा खत्म होने के बाद उन तीनों ने खाना खाया और अपने-अपने रूम में आराम करने चली गई, क्योंकि आज रात भर उन्हें जागना था, जिस वजह से अभी वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। वहीं सुबह दान वाली रस्म करने के बाद अस्तित्व और अवयुत दोनों को ही अचानक एक ज़रूरी मीटिंग में जाना पड़ा, तो वो लोग सुबह ही चले गए। वहीं प्रतीक घर पर ही था। देखते ही देखते शाम हो गई। वहीं अंजलि, ख्वाहिश और मानवी की आंख ढोल नगाड़ों की आवाज़ से खुली, जो कि बाहर गार्डन से आ रही थी, क्योंकि अब तक शाम हो चली थी और अब शादी की शुरुआती रस्में फिर से शुरू हो गई थी। वहीं उन तीनों ने घड़ी देखी तो शाम हो रही थी। ये देख तीनों ही जल्दी से अपने अपने बेड से उठी और वॉशरूम भाग गई। फिर थोड़ी देर बाद तीनों शावर लेकर इस कॉमन ड्रेसिंग रूम में आए, जहाँ इस वक्त अयान बेहद संजीदगी से वहाँ मौजूद तीन मेकअप आर्टिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसे इस तरह से मेकअप आर्टिस्ट को समझाते देख मानवी हँसते हुए आई और उसे कंधे पर हाथ रख के थोड़े मज़ाकिया टोन में बोली, "बेबी, तुम्हें इस वक़्त कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, वेरी बैड। तुम्हारी तीनों बहनों की शादी एक साथ एक ही दिन पड़ गई, बट डोंट वरी, तुम्हारी शादी में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तुम्हारी शादी में सब कुछ तुम्हारा पर्सनल होगा और हम सब लोग मिलकर तुम्हारी शादी की तैयारियाँ धूम-धाम से करेंगे, जिससे तुम्हें बिल्कुल भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस प्रिंसेस की तरह बैठी रहना।" है ना गाइस? कहते हुए मानवी ने हँसते हुए अंजलि और ख्वाहिश की ओर देखा, तो वो दोनों भी मुस्कुराकर बोले, "ऑफ़ कोर्स, शादी में उससे कोई काम नहीं करवाएँगे, फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा इसे।" उसके बाद ख्वाहिश ने बनावटी मुँह बनाकर कहा, "वेल, हमें तो इसका ख़्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे ज़्यादा परेशान किया तो मेरा भाई खुद मुझे नहीं छोड़ेगा।" उसकी बात पर तीनों ज़ोर से हँस पड़ी। वहीं उन तीनों को खुद को ऐसे छेड़ते देखा यांसी का पूरा चेहरा लाल हो गया और उसने वहाँ से जाते हुए कहा, "आप लोग बहुत बुरी होती, मुझे नहीं रहना इधर। अब मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी आपको लेने।" इसके जवाब में मानवी ने हँसते हुए ज़ोर से कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छे से तैयार होना।" ये सुनकर अयान्सी और ज़्यादा शर्माते हुए दौड़कर वहाँ से निकल गए। वहीं वो तीनों भी हँसते हुए एक-एक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। वहीं उनके सामने मौजूद मेकअप आर्टिस्ट ने पहले उन लोगों को लहंगा और ब्लाउज़ पहन कर आने को कहा, जिस पर वो तीनों वहाँ मौजूद मल्टीपल क्लोज़ेट में चली गई और अपना-अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आई और फिर मेकअप करवाने के लिए बैठ गई। इधर पूरा पैलेस बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। वहीं शाम होते ही लाइटिंग ऑन हो चुकी थी, जिस वजह से पूरा महल जगमगा उठा था। वहीं बाहर गार्डन एरिया भी बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था, जहाँ पर 3 मंडप मौजूद थे, जो गुलाब और पीले ऑरेंज रंग के गुलाब और रंग-बिरंगे खूबसूरत चमकीले कपड़ों से सजे हुए थे। वहीं उन मंडपों के बीचों-बीच हवन कुंड बना था, जिनमें लकड़ियाँ डालते हुए पंडित जी शादी करवाने की तैयारियाँ कर रहे थे। इधर अब तक सब तैयार हो चुके थे। आज सभी मेहमानों को ड्रेस थीम था गोल्डन और ब्लैक, जहाँ उमा जी, जया जी और श्रद्धा जी और प्रतिभा जी ने ब्रांडेड गोल्डन सिल्क साड़ी पहन रखी थी और उसी के साथ डायमंड ज्वेलरी और पार्टी टाइप मेकअप किया हुआ था। वहीं ओम प्रकाश जी, जयप्रकाश जी, सिद्धार्थ जी और विनय जी ने ब्लैक कलर का स्टाइलिश थ्री पीस सूट पहन रखा था। वहीं पार्वती जी ने क्रीम कलर की बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उनका रुतबा अलग ही नज़र आ रहा था। वहीं फिलहाल सारे लोग गार्डन में मौजूद सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। तभी पंडित जी ने उन लोगों से कहा, "जजमान, मुहूर्त हो गया है, सबसे पहले लड़कों को बुलाया जाए।" ये सुनकर सिद्धार्थ ने अदम्य को इशारा किया, तो अदम्य पैलेस के अंदर चला गया, जहाँ एक और कॉमन ड्रेसिंग रूम में इस वक्त अवयुध, प्रतीक और अस्तित्व तैयार हो चुके थे। वहीं अदम्य ने जाकर उन लोगों को नीचे चलने को कहा, तो वो तीनों उसके साथ नीचे चले गए। वहीं तीनों जैसे एंट्रेंस पर पहुंचे, तो तुरंत ही मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और उनकी फ़ोटो खींचना शुरू कर दी। तीनों ही बेहद कमाल के लग रहे थे, जहाँ प्रतीक ने हैंडमेड शेरवानी रेड कलर की पहन रखी थी, उसके साथ रॉयल पगड़ी और गले में मोतियों की माला। वहीं अवयव ने लाइट पिंक कलर की ब्रांडेड शेरवानी पहन रखी थी और अस्तित्व ने ऑरेंज कलर की शेरवानी पहन रखी थी। तीनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। वहीं उन तीनों की माएँ उन्हें देखकर बेहद खुश नज़र आ रही थी
और दूर से ही उनकी बधाइयाँ ले रही थी। वही कुछ देर फ़ोटोग्राफ़ी के बाद तीनों अपने-अपने मंडप की ओर बढ़ गए। उसके बाद पंडित जी ने उसकी द्वार पूजा की रस्म करवाई। उसके बाद पंडित जी ने वधू को बुलाने को कहा तो सिद्धार्थ ने अयान्सी को फ़ोन किया और तीनों दुल्हनों को साथ लेकर बाहर आने को कहा, जिस पर अयान्सी ने हाँ किया और फ़ोन काट दिया। अयान्सी इस वक़्त अपने रूम में मौजूद मिरर के सामने खड़ी और अपने आप को निहार रही थी। फिर उसने गोल-गोल घूमते हुए खुश होकर कहा, वाओ! अयान्सी आज तो वाक़ई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। कहीं आधी आज बेहोश ही ना हो जाए। ये कहते हुए अयान्सी मुस्कुरा दी। अयान्सी ने इस वक़्त सैटिन की साड़ी पहन रखी थी जिसके साथ उसने ब्लैक कलर का फुल स्लीव ब्लाउज़ पहन रखा था और बालों का बन बनाया हुआ था। उसके साथ हल्का-सा मेकअप किए हुए काफ़ी सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। वहीं खुद को निहारने के बाद अयान्सी जल्दी से दुल्हनों के कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं थोड़ी देर बाद वो चारों एंट्रेंस पर थी जहाँ एक बार फिर सारे मीडिया वालों ने उन सबकी तस्वीरें लेने में लग गए। वहीं वहाँ मौजूद सारे गेस्ट और फैमिली वाले उन तीनों को ही देख रहे थे, जहाँ ख्वाहिश ने बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का भारी भरकम दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और उसी के साथ पूरी ज्वेलरी से लदी हुई थी और ब्राइडल टाइप मेकअप में वो आज बिल्कुल चाँद का टुकड़ा लग रही थी। वहीं अंजलि ने पिंक कलर का भारी सा लहंगा पहना हुआ था और उसी के साथ ब्राइडल गहने और मेकअप में वो भी बिल्कुल परी लग रही थी। वहीं मानवी ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था और ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप में उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। बेसिकली तीनों ने अपने-अपने पार्टनर से मैचिंग करते हुआ ही ड्रेस बनवाया हुआ था। वहीं उनके पार्टनर की जैसे उन पर नज़र पड़ी, तीनों अपनी जगह से खड़े हो गए और मानो तीनों की साँसें ही अटक गई और वो तीनों बिना पलके झपकाए अपने-अपने पार्टनर को देखने लगे। वहीं ख्वाहिश, अंजलि और मानवी तीनों ने ही लंबा-सा घूंघट ले रखा था, लेकिन उनकी चुनरी नीट की थी जिसमें से उनका चाँद-सा खूबसूरत मुखड़ा झलक रहा था, जो बिल्कुल बादलों के बीच चाँद जैसा लग रहा था। वहीं अवयुत, प्रतीक और अस्तित्व के लिए तो मानो वक़्त थम-सा गया था। इसी के साथ उन तीनों का फ़ोटो सेशन खत्म हुआ और तीनों ने धीरे-धीरे अपने कदम मंडप की ओर बढ़ा दिए। तभी अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया और सब चौंक गए। इसी के साथ उन तीनों का फ़ोटो सेशन खत्म हुआ और तीनों ने धीरे-धीरे अपने कदम मंडप की ओर बढ़ा दिए। तभी अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया और सब चौंक गए। अवयुत, प्रतीक और अस्तित्व तीनों का चेहरा गुस्से से भर आया। लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही सभी के कानों में गाने के लिरिक्स सुनाई दिए, जिसे सुनकर सब और कन्फ्यूज़ हो गए। तभी गार्डन में ही सभी के बीच एक स्पॉटलाइट पड़ी, जहाँ इस वक़्त एक कपल हाथों में हाथ डाले चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। और ये कपल कोई और नहीं बल्कि विक्रम और रश्मि थे, जिसे देखकर सभी कन्फ्यूज़ और सरप्राइज़ हो गए। वहीं अवधूत की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। हालाँकि अब विक्रम की शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी अवधूत अपनी शादी में उसे नहीं देखना चाहता था। वहीं विक्रम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो और रश्मि इस वक़्त सेंटर में खड़े थे। वहीं उनकी एक तरफ तीनों ब्राइड्स थी, तो दूसरी तरफ दूल्हे के साथ विक्रम ने ज़ोर से डीजे से कहा, प्ले द म्यूज़िक। आज विक्रम राणा अपने पार्टनर की शादी में डांस करने आया है। उसकी बात सुनकर सभी लोग ज़ोर-ज़ोर से हुटिंग करने लगे। वहीं अवयुत आँखें छोटी करके उसे ही देख रहा था। तभी विक्रम ने उसे आई विंक किया और इसी के साथ उसका डांस भी शुरू हुआ। इसी के साथ एक मस्ती भरा माहौल बन गया और लाइट्स ऑन हो गई। वहीं विक्रम ने जाकर अवयुत, प्रतीक और अस्तित्व को बधाई दी। प्रतीक और अस्तित्व ने तो मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा, लेकिन अवयुत ने उसे धीरे से मगर सख्त आवाज़ में कहा, अच्छा हुआ कि अब की बार तुम शादी कर गए, मेरे सामने आए हो, वरना इस बार पक्का मैं तुम्हारी जान ले लेता। ये सुनकर विक्रम हंस देता है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि ने भी खुशी खुशी सभी ब्राइड्स को विश किया। फिर वो खुद भी उन्हें संभालते हुए मंडप तक ले आई। वही जैसे ही वो लोग मंडप के पास पहुंची तो तुरंत उनके पार्टनर उन्हें अपने साथ मंडप में अपने बगल बिठा लिए। वहीं रश्मि और विक्रम बाकी लोगों के साथ शादी देखने बैठ गए। दरअसल विक्रम और रश्मि को पार्वती जी ने इनवाइट किया था, जिससे वो दोनों यहाँ आए। वहीं मंडप में अब शादी की रस्म शुरू हुई। इधर पंडित जी ने शादी की रस्म शुरू की, जिसमें सबसे पहले तीनों दूल्हा दुल्हन ने बिना किसी रुकावट के एक दूसरे को वरमाला पहनाया, जिसपे तीनों ने अपनी अपनी दुल्हन के सामने घुटनों पर आकर वरमाला पहनी। ये देख बाकी सब हद से ज़्यादा खुश हो गए और ज़ोर-ज़ोर से हुटिंग करने लगे। वहीं मीडिया वाले लगातार हर एक मोमेंट को कैमरे में कैद कर रहे थे। इसके बाद शादी के कुछ और वीडियो के बाद फेरों की बारी आई, तो अस्तित्व, अवयुत और प्रतीक ने कसकर अपनी-अपनी दुल्हन का हाथ थाम लिया और अपनी जगह खड़े हो गए। इधर जहाँ मानवी और अस्तित्व दोनों खुश थे और देखकर चेहरे पर मुस्कान साफ नज़र आ रही थी, वहीं अंजलि और प्रतीक के चेहरे पर भी सुकून था, लेकिन अवयुत के चेहरे के भाव फिलहाल बेहद सीरियस थे और वो ख़ाहिश बहुत नर्वस थी। वहीं बाकी सारे लोगों ने अपने-अपने हाथों में फूल ले लिया
और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे और बारी-बारी वचन लेने को भी कह रहे थे। जहाँ अवयुक्त और अस्तित्व विधि और मंत्रों के अनुसार सारे वचन अपनी होने वाली पत्नी को दे रहे थे, वहीं अवयुक्त का अलग ही चल रहा था। ऐसे ही पहले फेरे में पंडित जी ने बाकी के पंडितों के अनुसार अवयुक्त से कहा, "आप अपनी वाइफ को वचन दीजिए कि आप अपने हर अच्छे और बुरे काम में इन्हें अपना भागीदार बनाएँगे।" लेकिन इस पर अवयुक्त ने मजबूती में ख्वाहिश का हाथ पकड़ते हुए मन में कहा, "तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अच्छे कामों में भागीदार बनोगी।" दूसरे फेरे में उसने मन में कहा, "आज तक तुमने मेरी वज़ह से बहुत तकलीफ़ सही है, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही दूँगा, कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूँगा।" तीसरे फेरे में आगे बढ़ते हुए अवयुत ने मन में कहा, "तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मेरे लिए अब सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो।" चौथे फेरे के लिए आगे बढ़ते अवयोध ने एक नज़र पीछे चल रही अपनी दुल्हन की ओर देखा और मन में चौथा वचन लेते हुए बोला, "तुमसे पहले मेरी लाइफ़ में और कोई लड़की नहीं थी और अब तुम्हारे अलावा अगर किसी लड़की के आगे झुकूँगा, तो वो मेरी बेटी होगी। इसके अलावा ना ही मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की थी और ना ही कभी कोई होगी।" 4 फेरे ख़त्म हुए तो पंडित जी ने दुल्हन को आगे आने को कहा। दुल्हन का जोड़ा बहुत ज़्यादा भारी था, जिससे ख्वाहिश धीरे-धीरे आगे की ओर आ रही थी कि तभी अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है। ये देख सारे घरवाले घबराते हुए उसके करीब बैठने को होते हैं, लेकिन अभी वो गिरते उससे पहले ही अवयुत ने कसकर उसका हाथ थाम लिया और उसे सहारा देते हुए उसके बराबर में चलने लगा। उसने ख्वाहिश को अपने आप से आगे जाने नहीं दिया। इसी के साथ पंडित जी ने 5वां वचन दिलवाते हुए कहा, "अब दुल्हन ये वचन देगी कि किसी भी विपत्ति को उसके पति के पास पहुँचने से पहले उसे होकर गुज़रना होगा।" पंडित जी का ये वचन सुनकर अवयव ने साफ इनकार करते हुए सीरियस आवाज़ में कहा, "कोई भी आपत्ति, विपत्ति या आपदा जैसी चीज़ें मेरे होते हुए मेरी बीवी के करीब भी नहीं आ सकती। हर किसी को मेरी बीवी तक पहुँचने के लिए मुझसे होकर जाना होगा, फिर वो चाहे इंसान हो या कुछ।" कहते हुए अवयूद ने ख्वाहिश को अपने और करीब कर लिया। वहीं उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सबको पता था कि अवयूद सबसे अलग है, लेकिन इतना अलग ये किसी ने नहीं सोचा था। वह सिद्धार्थ, श्रद्धा, अदम्य, अयांशी के साथ जया जी और जयप्रकाश जी भी वहाँ मौजूद थे और सब मंत्रमुग्ध होकर मंडप की ओर देख रहे थे। जब उन्होंने अवयूद की ये बात सुनी तो सभी मुस्कुरा दिए और उन लोगों ने भी अपने-अपने पार्टनर की आँखों में देखा, जैसे आँखों ही आँखों में वो लोग भी यही वादा एक-दूसरे से कर रहे हों। वहीं फिर छठे फेरे में पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, "जजमान, बाकी के 2 फेरे भी आप अपने वचनों के अनुसार ले लीजिए।" इस पर अवयुध ने मजबूती से ख्वाहिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, "हर बार मान-सम्मान, इज़्ज़त देने की कसम बीवी क्यों खाए? मैं अपनी बीवी को ये वचन देता हूँ कि आज के बाद से मैं भी उसे वही इज़्ज़त, मान-सम्मान दूँगा, जो ये मुझे देगी। हम दोनों का ओहदा बराबर का हो और 7वां वचन मैं ये देता हूँ कि अगले 7 जन्म तक नहीं, बल्कि जन्म-जन्म तक मैं इसका पति बनूँगा और यही मेरी पत्नी, फिर चाहे इसमें इसकी मर्ज़ी हो या ना हो।" उसकी ये जुनूनियत भरी बात सुनकर सब बस फूल फेंकते हुए बेयकीनी से उसे देख रहे थे। इसी के साथ 7 फेरे संपन्न हुए। अब बारी थी कन्यादान की, तो अंजलि के पापा अकेले ही अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकते थे, जिस वजह से जया जी और जयप्रकाश जी ने अंजलि का कन्यादान किया। वहीं मानवी का कन्यादान उसकी मॉम डैड ने किया। लेकिन इधर ख्वाहिश ने जब कन्यादान का नाम सुना तो उसकी आंखें भर आई, लेकिन अभी वो आंसू नीचे गिरते उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके पीछे बैठते उसके सिर पर हाथ रख दिया। वहीं उनके बगल श्रद्धा जी ने भी बैठते हुए ख्वाहिश के कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे ख्वाहिश की भरी आंखें भी मुस्कुरा उठी और उसका कन्यादान विधि विधान से सिद्धार्थ और श्रद्धा ने किया। फिर वो लोग भावुक होकर वहां से मंडप के नीचे चले गए। अब बारी थी सिंदूरदान की। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ सिंदूर सभी वर के आगे कर दिया तो सभी ने बिना घूंघट उठाए धीरे से अपनी अपनी दुल्हन का माथा साइड किया और उसकी मांग भर दी। वही अवयोध ने जब ख्वाहिश की मांग भरी तो सिंदूर का कुछ छिटा उसकी नाक पर भी गिर गया। वही सिंदूर पड़ते ही दुल्हन बनी ख्वाहिश की आंख से एक कतरा आंसू लुढ़क कर अवयोध के हाथ पर आ गिरा। वही बाकी चारों तरफ सब खुशी से क्लैपिंग करने लगे और हर तरफ आतिशबाजी होने लगी। पूरा आसमान फायरवर्क से जगमगा उठा। वही अब मंगलसूत्र पहनाने की आखिरी रस्म थी तो अवयव ने अपने पॉकेट से एक बेहद खूबसूरत 3 डायमंड स्टोन और काले मोतियों से डिज़ाइन किया हुआ मंगलसूत्र निकाला और उसे ख्वाहिश को पहना दिया और इसी के साथ प्रतीक और अस्तित्व ने भी मानवी और अंजलि की मांग भरकर उन्हें एक एक मंगलसूत्र पहना दिया। इसी के साथ तीनों पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब आप लोग जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। इस पर अवयोध उठकर खड़ा हुआ और उसने ख्वाहिश को सहारा देते हुए खड़ा किया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, चलिए धर्मपत्नी जी,
अब आपको ऑफ़िशियली मेरा हाथ थामने का परमिट मिल चुका है। उसकी ये बात सुनकर घूंघट के अंदर से ख्वाहिश मुस्कुरा दी और धीरे से उसने अपने मेहंदी वाले सुंदर और छोटे से हाथ को अवधूत के हाथ में दिया, जिसे मजबूती से अवधूत ने थामा और वो दोनों मंडप से नीचे आ गए। वहीं तीनों शादीशुदा जोड़ों ने सबसे पहले पार्वती जी का आशीर्वाद लिया और फिर बाकी बड़ों का, जहाँ अम्मा जी, जया जी और प्रतिभा जी तीनों ने अपनी-अपनी बहुओं का माथा चूमते हुए उन्हें जल्दी-जल्दी गोद भरने का आशीर्वाद दिया, तो तीनों शर्मा गई। फिर ख्वाहिश श्रद्धा जी और सिद्धार्थ के पास आई, तो सिद्धार्थ भावुक होते हुए उसे सीने से लगा लेते हैं। वही ख्वाहिश को भी अब रोना आ गया था। काफ़ी देर तक सिद्धार्थ खामोशी से उसे अपने सीने से लगाए रहते हैं, फिर धीरे से उसे अलग करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से बोले, ख्वाहिश बच्चा, मुझे पता है अभी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन एक पल के लिए भी अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत है, तो तुम बेझिझक अपने डैड के पास वापस आ सकती हो। तुम्हारे डैड के घर के दरवाजे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। ये कहते हुए सिद्धार्थ का गला भर गया था। वही ख्वाहिश भी एक बार फिर उनसे लिपट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। वहीं उन दोनों को इतना इमोशनल होता देख श्रद्धा जी के साथ-साथ बाकी सब भी भावुक हो गए थे। लेकिन तभी अभियूथ, जो कि अपने डैड से कुछ बात कर रहा था, उसने जब ख्वाहिश के रोने की आवाज़ सुनी, तो उसका चेहरा सख्त हो गया और जल्दी से उसके करीब आया। तो ख्वाहिश अपने सिद्धार्थ के गले लगकर रो रही थी। ये देखा अभियूथ ने गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ से बेहद सधे लहजे में कहा, अंकल आप फ़िक्र मत करिए, मैं इसका पूरा ख़्याल रखूँगा। इसे कभी आप लोगों की याद नहीं आएगी। और उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ नम आँखों से मुस्कुराए और ख्वाहिश को खुद से अलग करके उसका हाथ अभियूथ के हाथ में देते बोले, मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। इस पर अभियूथ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। ये सब होने के बाद सभी लोग मेहमानों से मिले और खाना-पीना होने के बाद सभी मेहमानों को विदा किया गया। अब तक सारे मेहमान जा चुके थे, वहीं बाकी घर वाले फ़िलहाल पैलेस के अंदर थे, क्योंकि अब वो लोग यहाँ से वापस दिल्ली जाने वाले थे। यानी यहीं से विदाई की भी रस्म हो रही थी। देखते ही देखते भोर हो गई और सुबह भी आ गई। थोड़ी देर की तैयारी के बाद विदाई का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। सबसे पहले मानवी और अस्तित्व की विदाई हुई। हालाँकि मानवी को ज़्यादा रोना नहीं आया, क्योंकि वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड थी। लेकिन अपने डैड को दुखी होते देख आखिर में मानवी की आँखें भी आँसुओं से नम हो गई। वहीं प्रतीक और अभियुत दोनों ने अस्तित्व से कहा, अगर यहाँ से जाने के बाद हमारी बहन की आँखों में आँसू आए। अभी वो दोनों अपनी बात पूरी करते उससे पहले अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे हाँ, हाँ समझ गया। मैं एक काम करता हूँ, अपनी बहन को रहने दो, बल्कि मुझे ही विदा करके अपने साथ ले चलो। और उसकी बात सुनकर प्रतीक को हँसी आ गई। वही अभियुत कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ सामान पैक करो अपना। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूर कर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से अभियुत के कान में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा, अपने कमरे में। ये कहते हुए उसने अभियुत को आंख मार दी। वही अभियुत उसकी बातों का मतलब साफ समझ रहा था, जिसकी वजह से उसने गुस्से से कहा, यू शट अप। उसके इस तरह चिढ़ जाने पर अस्तित्व जोर जोर से हंसते बोले, क्या हुआ, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? देखो, जैसे साली आधी घरवाली होती है, लेकिन अब मेरी साली तो है नहीं, तो मैं साले को आधा घरवाला बना लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी तुम मुझसे छोटे हो और हैंडसम भी। ये कहते उसने अभियुत की गालों को नोटे वे में पिंच कर लिया, जिसकी वजह से अभियुत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये देखकर प्रतीक और अस्तित्व दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। वही अभियुत पूरी तरह दोनों को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं गया। तभी वहां घर वाले मानवी को लेकर आ गए और फिर तीनों शांत हुए और इसी तरह सबसे मिलकर मानवी, अस्तित्व और प्रतिभा जी के साथ उनके चौपर से दिल्ली को रवाना हो गए। उसके बाद राजवंशी फुल फैमिली अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली चली गई। वही विनय जी भी उनके साथ ही गए। अवध और ख्वाहिश दिल्ली नहीं गए, बल्कि आज वो लोग यहीं रुकने वाले थे। फिर सिद्धार्थ और श्रद्धा भी ख्वाहिश से अच्छे से मिले और वो लोग भी दिल्ली के लिए निकल गए। वहीं अदम्य और अयान्सी ने कुछ और वक्त अपनी बहन के साथ बिताया और शाम को वो दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। अब पूरे पेरिस में सिर्फ ख्वाहिश और अवध बचे थे। वही अवध अभी कहीं बाहर गया था, तो अदम्य और अयान्सी के जाने के बाद ख्वाहिश कमरे में आकर सो गई थी। शाम के 7 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अवध कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी, जिसे लेकर वो बेड के पास आया और उसे टेबल पर रख दिया और ख्वाहिश के करीब बैठ गया। ख्वाहिश ने सुबह विदाई की रस्म के लिए दूसरा लहंगा पहना हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर उसे पता चला कि वो और अभ्युद अभी यहीं रुकने वाले हैं। वो दिन भर से उसने उन कपड़ों को नहीं बदला था। वो अभी पूरे दुल्हन के लिबास और गहनों में सजी थकी हारी सो रही थी। वही अवयुत बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे से उसके चेहरे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, और जाओ लिटिल वाइफी, अब तुम्हारे सोने का टाइम खत्म। कहते हुए वो हल्के से ख्वाहिश की नथ को चूम लेता है। और उसके ऐसा करते ही ख्वाहिश कसमस आ गई और उसकी आंख खुल गई। वही अवयुत को अपने इतने करीब देखकर वो अचानक चौंक गई।
अभियुक्त के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने ठीक से बैठते हुए उसे भी कंधे से पकड़कर बैठाया और नॉर्मल टोन में बोला, काफ़ी थक गई होगी ना, चलो डिनर कर लो। और उसकी बात सुनकर ख्वाहिश ने जल्दी से अपने लहंगे को समेटते हुए कहा, जी ज़रूर, लेकिन पहले मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही दूसरे साइड से उतरने लगी, वैसे ही अभियुक्त ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और गहरी आवाज़ में बोला, चुपचाप डिनर करो वाइफी। ये कहते उसने खाने की प्लेट अपने हाथों में पकड़ी और एक निवाला बनाते हुए ख्वाहिश की ओर बढ़ा दिया। ख्वाहिश उसे अपनी काजल से सनी मासूम आँखों से देखने लगी, फिर धीरे से उसने वो निवाला खा लिया। ऐसे ही करते-करते अभियों ने उसे ठीक से डिनर करवा दिया। इस बीच वो कुछ नहीं बोला। खाना खिलाने के बाद उसने उसे थोड़ा-सा पानी पिलाया और फिर उसके होंठ टिश्यू से साफ कर दिए। उसकी ये हरकत देखकर ख्वाहिश बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। तभी उसने धीरे से सिर झुकाते हुए पूछा, "हम यहाँ क्यों रुके हैं?" इसके जवाब में अभियों ने नॉर्मली कहा, "मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए।" ये सुनकर ख्वाहिश एक पल खामोश रही, फिर उसने पूछा, आपने डिनर कर लिया? ये सुनकर अभियुक्त के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, नहीं, अभी करूँगा। ये सुनकर ख्वाहिश और ज़्यादा नर्वस हो गई। उसके हाथ आपस में उलझे हुए थे। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब डिनर हो गया है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। ये सुनकर अभियुक्त ने एक बार फिर उसकी कलाई पकड़ ली और गहरी आवाज़ में बोला, इतनी भी क्या जल्दी है वाइफ़ी, थोड़ा सब्र करो। उसकी बात पर ख्वाहिश ने हैरानी से उसकी ओर देखा, तभी अभियुक्त का फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव की, सामने से कुछ आवाज़ आई जिस पर उसने ओके कहा और फ़ोन काट दिया। अगले ही पल उसने ख्वाहिश को अपनी गोद में उठा लिया। ख्वाहिश फिर से हैरान रह गई। अब वो उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वो उसे लेकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में पहुँचते जैसे ही ख्वाहिश ने चारों ओर नज़र डाली, उसकी साँसें थम गईं। कमरा बिल्कुल फर्स्ट नाइट की तरह डेकोरेट था। अभियोद ने धीरे से उसे बेड पर बिठा दिया। ख्वाहिश का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। वहीं अभियोद अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उन्हें सोफे पर फेंक देता है, जिसे देखकर ख्वाहिश की आँखें शर्म से बंद हो गई। तभी अचानक उसे अपने पैरों पर अभियोद के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। उसने चौंक कर आँखें खोली तो देखा वो बड़ी ही तसल्ली से उसके पैरों में बेहद खूबसूरत पायल पहना रहा था। ख्वाहिश ने हल्की सी मुस्कान और झुकी पलकों के साथ पूछा, ये क्यों? अभियोद उसके पास आकर धीमी गहरी आवाज़ में बोला, क्योंकि आज की हमारे नाम है और यह तुम्हारा पहला तोहफ़ा। उसके शब्दों ने ख्वाहिश के दिल की धड़कनें और तेज़ कर दी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर मैं आपको क्या दूँ? अवयव ने उसे बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार, अपनापन और इंतज़ार था। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी मौजूदगी, यही मेरे लिए सब कुछ है। ख्वाहिश ने शर्माते हुए सिर उसके सीने पर टिका दिया। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ थी। बाहर दुनिया ठहर सी गई थी और उस पल में सिर्फ वे दोनों थे, एक दूसरे के बेहद करीब। धीरे धीरे कमरे की रोशनी मद्धम हो गई और उस खामोशी में दो दिलों ने बिना शब्दों के हमेशा के लिए एक दूसरे से वादा कर लिया। आज की रात के बाद वो सिर्फ साथ नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए थे। इस कहानी को जितना प्यार हमने दिया उतना ही प्यार हमें आपसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स और सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसीलिए थोड़े भारी दिल के साथ हम इस कहानी को यहीं समाप्त कर रहे हैं। फिर भी आप सभी का हर एक प्यार, हर एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। उम्मीद है कि आगे की कहानियों में आप अपना वही प्यार और साथ ज़रूर दिखाएँगे। आपकी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।